आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो जावा प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ही मीनिंगफुल बनाता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म जावा लैंग्वेज में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी एक कार्य को अलग अलग वे में कंप्लीट करने की क्षमता रखता है। उसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जावा का जो सिंगल एक्शन, मतलब एक एक्शन करेंगे और जो वे हैं हमारे पास अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में ग्रीक वर्ड मतलब ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसमें पॉली और मार्फ इन दो शब्दों में उसे डिफाइन करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। पॉली का मतलब है, पॉली का अर्थ है मैनी, और मॉर्फ का अर्थ है फॉर्म्स, मतलब कई फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ है मैनी फॉर्म, कई रास्ते हमारे पास है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक ही कार्य को दो भिन्न भिन्न तरीके से कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट के बेस पर एप्लीकेशंस के रन टाइम पर व्यवहार को चेंज करता है। वही मतलब अलग अलग तरीके से कार्य को करने में सक्षम है। ठीक है, इसमें आसानी से चेंजेस किए जा सकते हैं, और वो भी एप्लीकेशन को बिना चेंज किए। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट और उसके डेटा टाइप क्लास के बेस पर अलग अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। इसके साथ प्रोग्रामिंग फीचर्स की एबिलिटी भी होती है, जो ड्राइव्ड क्लास के मेथड्स को रीडिफाइन कर सकती है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, सब क्लास और सुपर क्लास। तो ड्राइव्ड क्लास के फीचर्स को, इसकी एबिलिटी ये होती है कि ड्राइव क्लास की मेथड को रीडिफाइन कर सकता है। मतलब जो मेथड सुपर क्लास में बनी है उसको सब क्लास में भी ये यूज कर सकता है। कैसे, वो अपन आगे देखेंगे। अब पहला पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार का होता है। पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म
टू टाइप्स का, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिक। कंपाइल टाइम का मतलब होता है जो कोड के साथ किया जाता है, और रन टाइम का मतलब प्रोग्राम के रन होने के बाद जिस कॉन्सेप्ट को करते हैं वो पॉलीमॉर्फिक रन टाइम का। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिक कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिक क्या होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरलोडिंग, ये कॉन्सेप्ट है क्या, मेथड ओवरलोडिंग, सी प्लस प्लस में तुमने पढ़ा होगा। मेथड ओवरलोडिंग के द्वारा परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक ही प्रकार की मेथड्स के नेम और उनके पैरामीटर्स और उन पैरामीटर्स के टाइप अलग अलग होते हैं। मतलब अब आप यह समझिएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स का होता है। तो जब पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स का होता है, पहला होता है कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम। तो हम सबसे पहले कंपाइल टाइम पढ़ रहे हैं। तो कंपाइल टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मेथड ओवरलोडिंग के द्वारा जावा में परफॉर्म किया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। मतलब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें मेथड ओवरलोडिंग को पढ़ना पड़ेगा। मेथड ओवरलोडिंग किसी क्लास में एक ही नाम से मल्टीपल मेथड, मतलब मान लीजिए क्लास ए वाइड बी एक मेथड हो गई, फिर वाइड बी दूसरी मेथड हो गई। लेकिन एक ही नाम से कई मेथड तो हो गई, लेकिन उन मेथड्स के आर्गुमेंट की संख्या और उनका टाइप अलग अलग होता है। कैसे, ये लीजिए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा है ना, याद है, बस वही कॉन्सेप्ट है। वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर ही मेथड ओवरलोडिंग। तो एक क्लास में सेम नेम से एक से अधिक मेथड्स, वो कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, अब मेथड ओवरलोडिंग को भी हम लोग टू वे में अचीव कर सकते हैं। पहला, चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। पहला है जो मेथड्स है उसमें आर्गुमेंट्स को चेंज करके, ठीक है। और दूसरा, चेंजिंग द डेटा टाइप। और हम दूसरा जो कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप को चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को हम दो तरह से सब अचीव कर सकते हैं। पहला, चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, और दूसरा चेंजिंग द डेटा टाइप्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स पैरामीटर की संख्या बदलकर भी एक क्लास के अंदर सेम मेथड का उपयोग किया जा सकता है। कोई क्लास है तो एक, चूंकि इसमें सिंगल क्लास भी कॉन्सेप्ट सपोर्ट किया जाता है। तो देखो ये प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम के थ्रू ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा ये।
राइट ए जावा प्रोग्राम वेयर वी आर क्रिएटिंग ए क्लास टू डेमोस्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है, देखिए क्लास सैंपल, सैंपल नाम की क्लास लिया तुमने। इंट डिस्प, डिस्प नाम की मेथड, उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट, इंट एक्स, रिटर्न एक्स। इंट डिस्प, इस पर दो, देखिए इसमें कितने आर्गुमेंट्स है, एक पैरामीटर, इसमें कितने पैरामीटर है, दो पैरामीटर, लेकिन दोनों का नाम क्या है, सेम है, दोनों का नाम क्या है, सेम है। फिर रिटर्न एक्स प्लस वाई, फिर इंट डिस्प, तीसरी मेथड देखिए सेम नेम से, इंट एक्स, इंट वाई और इंट जेड, रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लास ओवरलोडिंग, पब्लिक स्टैटिक वाइड में सैंपल एस इक्वल्स टू न्यू सैंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ एक्स, यहीं पर मैं मेथड को कॉल किए ले रहा हूँ। एस डॉट डिस्प, मतलब एस ये और डिस्प ये, कितने पैरामीटर, एक है, तो आर्गुमेंट कितने पास करेंगे, एक। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन ऑफ एक्स वाई, एस मतलब ये ऑब्जेक्ट, डिस्प मतलब ये, कितने आर्गुमेंट्स, दो, पैरामीटर कितना पास करेंगे, दो, 20 और 30। तीसरे में एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई जेड, एस मतलब ये क्लास का ऑब्जेक्ट, डॉट डिस्प ये मेथड का नेम, और तीन आर्गुमेंट्स 20, 30 और 50। तो इसका आंसर आएगा 20, 50 और 100, है ना। आइए देखते हैं आंसर इसका। आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। ये वैल्यू ऑफ एक्स 20, एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई 50 एंड एडिशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड 100। तो देखिए ये है आपका, हम यहाँ पर आर्गुमेंट चेंज करके मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। सेम क्लास, एक ही क्लास में तीन मेथड दी हुई हैं, तीनों का नेम सेम है, लेकिन पैरामीटर तीनों के अलग अलग है। ठीक, एक और प्रोग्राम इसके साथ देखते हैं, जिसमें अगर याद हो तुम लोगों को कि स्टैटिक मैंने बताया था, स्टैटिक में रेफरेंस की आवश्यकता, ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा मैंने पढ़ाया था। तो अब एक जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसमें ये नियम बनाएंगे, हम डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। Write a Java program where we are creating static method so that we do not need to create instance of a calling method। जब हम किसी मेथड को स्टैटिक क्रिएट कर लेते हैं तो हमें उसके इंस्टेंस को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉल मेथड को कॉल करने के लिए अपन डायरेक्ट उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को, क्लास एडिशन, ठीक है, ये मेथड स्टैटिक, जब किसी मेथड के सामने स्टैटिक लगा देंगे तो वो स्टैटिक मेथड होगी। स्टैटिक इंट ऐड, इंट ए और इंट बी, कितने आर्गुमेंट्स हैं, दो, रिटर्न ए प्लस बी। फिर स्टैटिक इंट ऐड, सेम नेम से मेथड है, इंट ए, इंट बी और इंट सी, बस पैरामीटर चेंज हो गए, तो रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। क्लास डेमो ओवरलोडिंग, ये हमारी मेन क्लास यहाँ पे बन रही है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। फिर देखिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं देखे क्रिएट किया, क्योंकि जब हम किसी मेथड को स्टैटिक करते हैं तो उसको रेफरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाती है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन मेरी क्लास का नाम है, डॉट ऐड मेरी मेथड का नाम, ये देख लीजिए, डॉट ऐड 20 और 30 मतलब कितना, 50।
फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन डॉट ऐड, एडिशन क्लास का नाम हो गया, डॉट ऐड दूसरी मेथड हो गई। कितने पैरामीटर? 3, 50, 100 एंड 150, मतलब कितना हो जाएगा? 300। तो कितना आंसर आएगा इसका? 50 और 300। आइए देखते हैं। और आप देख पाए होंगे कि हमने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है। जब भी किसी मेथड को स्टैटिक क्रिएट कर दिया जाता है तो हमें उसके रेफरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये लीजिए 50 और 300। ओके, आइए और आगे चलते हैं। अब दूसरा वे है मेथड ओवरलोडिंग का, चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। अब हम डेटा टाइप चेंज करेंगे, आर्गुमेंट जो पास के उसके डेटा टाइप चेंज करेंगे। तो प्रोग्राम में 3 सेम नेम के मेथड्स लिए हैं लेकिन उनके आर्गुमेंट्स का टाइप अलग अलग लिया है। रिटर्न टाइप इसलिए चेंज नहीं किया गया क्योंकि लूजली कन्वर्जन का एरर ना आ जाए। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लूजली कन्वर्जेंस क्या होता है इसको मैं अभी आपको आगे चल के बता रहा हूँ। मैं पहले इस प्रोग्राम को खोल रहा हूँ और ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्लास सैंपल है, ठीक है। अब आप ये क्लास देखिए और इस क्लास को देखिए, दोनों में क्या समानता है वो देखिए। इसमें देखिएगा इंट इंटेक्स, इंट इंट इंट, इनका डेटा टाइप सबका क्या था? सेम डेटा टाइप था, ठीक है। इंट डिस्प और इंट डिस्प। जबकि यहीं पर आप इस क्लास को देखिए, सेम वही क्लास मैंने लिया है, इंट डिस्प, इसका है फ्लोट डिस्प और इसका है डबल डिस्प। मतलब यहां पर क्या है? रिटर्न टाइप तीनों का क्या कर दिया मैंने? चेंज कर दिया, ठीक है। और इस क्लास में देखिए आप इंट, तो इंट आर्गुमेंट भी था, इंट रिटर्न टाइप इंट आर्गुमेंट्स, इंट रिटर्न टाइप इंट आर्गुमेंट्स। लेकिन इस क्लास में मैंने क्या कर रखा है? इंट रिटर्न टाइप है, इंट आर्गुमेंट्स है, फ्लोट रिटर्न टाइप है तो फुल आर्गुमेंट्स है, डबल रिटर्न टाइप है तो डबल आर्गुमेंट्स है। तो इसका कहने का मतलब ये था, ये जो कह रहा था कि हम सेम नेम के मेथड्स लिए हैं लेकिन उनके आर्गुमेंट्स का टाइप अलग अलग लिया है। मेथड का नेम सेम होगा, मेथड का नेम क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उनका आर्गुमेंट्स अलग अलग टाइप के होंगे। क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? रिटर्न टाइप चेंज नहीं किया है चूंकि लूजली कन्वर्जेंस का एरर ना आ जाए। ये मैं लूजली कन्वर्जेंस आगे पढ़ा रहा हूं, पहले मैं इसको क्लियर कर रहा हूं आपको। तो ये देखिए मेरी मेथड्स है, इस मेथड्स को मैं रन करने जा रहा हूं। तो देखिए मैंने एक इंट डिस्प इंटेक्स, रिटर्न एक्स, फ्लोट डिस्प फ्लोट एक्स रिटर्न एक्स, डबल डिस्प डबल एक्स रिटर्न एक्स। मेथड नेम तीनों का सेम है, रिटर्न टाइप अलग अलग है, ठीक है। फिर क्या किया मैंने? सैंपल एस इक्वल न्यू सैंपल, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के थ्रू एस डॉट डिस्प पहली मेथड को कॉल किया, फिर दूसरी मेथड को कॉल किया, फिर तीसरी मेथड को कॉल किया। यहां पर देखिए आप एक बात गौर करने वाली है कि आर्गुमेंट चेंज नहीं है, आर्गुमेंट सब में सिंगल है, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल और इसमें भी सिंगल। समझ रहे हैं ना? एक एक जो पहले वाले प्रोग्राम में क्या था? पहले में पहला आर्गुमेंट था, दूसरे में 2 थे, तीसरे में 3 थे। इसमें तीनों में एक एक आर्गुमेंट्स है, मेथड नेम भी एक है लेकिन उनके रिटर्न टाइप तीनों के चेंज है। आइए रन करें इस प्रोग्राम।
वैल्यू ऑफ 50, वैल्यू ऑफ 100.5, वैल्यू ऑफ x 150.54। ठीक है, इस प्रोग्राम की वैल्यू को इस हिसाब से इसने दे दिया है। आगे आओ, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ एक्चुअल लूजली टाइप क्या है। अब लूजली टाइप देखिए क्या है। मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसी प्रोग्राम को सेम यहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ है। मेरे पास इस डिस्प नाम की मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, और आर्गुमेंट्स क्या पास किया मैंने, इंट पास किया है। फिर दूसरे में क्या किया मैंने, इंट डिस्प्ले और फ्लोट x, तीसरे में इंट डिस्प्ले डबल x। तो तीनों का टाइप तो मैंने सेम कर दिया है, रिटर्न टाइप। तीनों मेथड भी सेम है, लेकिन आर्गुमेंट्स एक में इंट x है, दूसरे में फ्लोट x है, तीसरे में डबल x। क्या होगा, कन्वर्ट इंटू टू इंट। चलिए कोई बात नहीं, कास्टिंग आपने पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कन्वर्ट टू फ्लोट टू इंट लूजली कन्वर्जन। अब कहानी यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट लेती है। क्या मतलब, इंट कितना बाइट लेता है, 4, 64 बिट की बात कर रहा हूँ, और 32 में 2 लेता है। फ्लोट कितना लेता है, इसमें लेता है 4 और इसके केस में लेता है 8 बिट। अब आप मुझे बताइए ये 8 बिट का कन्वर्जन इंट में कैसे हो पाएगा। तो ये है लूजली टाइप का कन्वर्जन, समझ रहे आप। सेम इसी तरह से डबल का कन्वर्जन इंट में कैसे हो पाएगा, ये है लूजली टाइप का कन्वर्जन। तो प्रोग्राम में 3 सेम मेथड्स लिए, लेकिन उनके रिटर्न टाइप एक जैसे हैं। अगर मेथड पर इंट टाइप का आर्गुमेंट पास किया गया है तो उसको इंट टाइप में ही रिटर्न किया गया है, इससे उसे कोई लूजली कन्वर्जन की एरर नहीं आती, चूंकि इंट टू इंट कन्वर्जन हो रहा है। फिर दूसरी मेथड्स में फ्लोट टाइप का आर्गुमेंट तुमने लिया है, तो कह रहा है इस टाइप में रिटर्न किया जाता है, तो यहाँ पर लूजली कन्वर्जन संभावना है। क्यों, क्योंकि फ्लोट टाइप को इंट टाइप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो अब जैसे इसको इसी तरह से समझ लीजिए, एक हाथी के घर में कोई फंक्शन हो तो खरगोश को इनवाइट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चला जाएगा। लेकिन गलती से खरगोश के घर में कोई फंक्शन हुआ और उसने हाथी को इनवाइट किया तो क्या होगा, कहाँ जाएगा। सेम वही कहानी यहाँ पर। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर सेम दोनों प्रोग्राम पीछे वाले उठा लिए मैंने, क्लास सैंपल, इंट डिस्प इंट एक्स, रिटर्न एक्स, फ्लोट एक्स और डिस्प डबल, नो प्रॉब्लम, क्योंकि रिटर्न टाइप भी डबल है और आर्गुमेंट भी डबल है। रिटर्न टाइप फ्लोट है, आर्गुमेंट फ्लोट है, रिटर्न टाइप इंट है और आर्गुमेंट इंट है, नो प्रॉब्लम, आराम से काम करेगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऐसा कर देता, जैसे कि अभी बताया, इंट डिस्प रिटर्न टाइप इंट और आर्गुमेंट इंट, रिटर्न टाइप इंट आर्गुमेंट फ्लोट, रिटर्न टाइप इंट और आर्गुमेंट डबल, तो क्या आ जाएगा। देखिए सैंपल जावा 7 एरर, मैं एक बस का दिखा रहा हूँ, इसकी बस एरर बता रहा हूँ, बाकी तो नहीं लिया। एरर इनकम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबल लूजली कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट रिटर्न एक्स। कहेगा, कह रहा है वो, मैं इसको, इस एक्स को मैं रिटर्न नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपका लूजली कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि आप फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करा रहे हैं, वो मेरे बस की बात नहीं। ओके, तो ये क्या कहलाता है, लूजली टाइप्स का। तो पॉलीमॉर्फिज्म का पहला टाइप, हमने पहला टाइप पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग, जो मेथड ओवरलोडिंग, जिसको अपन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, मीन्स कंपाइल टाइम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसको देखिएगा। कल हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक्चुअल में आपके सिलेबस में रन टाइम दिया हुआ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम नहीं दिया था, लेकिन अपन कंपाइल टाइम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा पार्ट देंगे। थैंक यू।